नमस्ते। सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम अध्याय के हम अंतिम भाग पर आ पहुंचे हैं और इसमें हम देखेंगे कि सामाजिक पहचान क्या है, अंतर समूह द्वंद्व क्या है, उस द्वंद्व समाधान की युक्तियां क्या है। हम कौन हैं? हमारी अनन्यता के कुछ पक्ष जो है वो शारीरिक विशेषताओं से भी निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले हर जगह अनन्यता शब्द का उपयोग किया गया है, तो यह थोड़ा हमारे लिए नया लगता है। इसे हम इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं कि हमारी सामाजिक पहचान क्या है। तो फिर हम आते हैं, हम कौन हैं। हमारी अनन्यता के कुछ पक्ष शारीरिक विशेषताओं से निर्धारित होते हैं, तथापि हम अन्य पक्षों को समाज में होने वाली अंतःक्रिया के फलस्वरूप अर्जित कर सकते हैं। कभी हम खुद को अनूठे तो कभी समूह के सदस्य के रूप में हम देखते हैं। सामाजिक अनन्यता जो है यह हमें स्थापित करती है। एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है। यह इस प्रकार समाज में हम कहाँ हैं इसको जानने में भी सहायता मिलती है। अगर हम विद्यालय में हैं तो हमारी पहचान एक विद्यार्थी के रूप में होती है। हम घर में हैं तो हमारी पहचान घर के एक सदस्य के रूप में होती है। हम बहुतों से बड़े हैं तो बड़े के रूप में, बहुतों से छोटे हैं तो छोटे के रूप में हमारी पहचान होती है। यहाँ देखिए कि ये जितने भी लोग हैं इन सबों की एक पहचान है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सामाजिक पहचान जो है वह सदस्यों को स्वयं और उसके सामाजिक जगत के विषय में एक जैसे मूल्य, विश्वास, लक्ष्य का एक संकलन देती है। देखिए ये व्यक्ति एक संकलन के रूप में इसे दे रहा है और ये हमारे मूल्य, विश्वास और जो लक्ष्य हैं उन सभी को देता है। तो जब एक बार हम इन चीजों को आत्मसात कर लेते हैं तो यह हमारी अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के समन्वयन एवं नियमन में सहायता करता है। अंतर समूह द्वंद्व क्या है? द्वंद्व एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक व्यक्ति या समूह यह प्रत्यक्षण करते हैं कि दूसरे व्यक्ति या समूह उनके विरोधी हितों को रखते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे का खंडन करने के प्रयास करते हैं। यहाँ हम और वे की एक गहन भावना होती है। दोनों पक्षों का यह विश्वास होता है कि दूसरे केवल अपने हितों का संरक्षण करेंगे। यहाँ विरोध के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन के प्रयास भी होते हैं। देखिए अंतर्द्वंद समूह को इस समचित्र के रूप में भी हम देख सकते हैं कि ये समूह है, एक ये समूह है, ये कुछ और सोच रहा है, ये कुछ और सोच रहा है और दोनों में द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक व्यक्ति या समूह यह प्रत्यक्षण करते हैं कि दूसरा उनके विरोधी हित को रखता है। यहाँ हम और दूसरा जिसे हम वे कहते हैं कि एक गहन भावना होती है। दोनों पक्षों का यह विश्वास भी होता है कि दूसरे केवल अपने हितों का संरक्षण करेंगे, इसलिए उनके हितों का संरक्षण नहीं किया जाएगा। यहाँ न केवल एक दूसरे का विरोध करते हैं बल्कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर शक्ति प्रदर्शन, आक्रामकता और शब्दों के का प्रयोग भी करते हैं जो द्वंद्व को बढ़ाता है। द्वंद्व अंततः महंगे भी पड़ते हैं, इसकी कई मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। अनेक प्रकार के समाज में जो द्वंद्व या संघर्ष होते हैं वो समाज के लिए के दोनों पक्षों को महंगे पड़ते हैं। यहाँ भी देखिए एक कार्यालय है, इस कार्यालय में एक समूह है और दूसरा समूह है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या अपने बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने हितों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। समूह द्वंद्व के कारण पहला है दोनों पक्षों के बीच जब संप्रेषण का अभाव होता है तो दोषपूर्ण संप्रेषण द्वंद्व का एक कारण बन जाता है। इस प्रकार का संप्रेषण संदेह को उत्पन्न करता है। इसके परिणाम स्वरूप भी द्वंद्व उत्पन्न होता है। दूसरा है सापेक्ष वंचन अंतर।
सापेक्ष वंचन अंतर समूह द्वंद्व का एक दूसरा कारण है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक समूह के सदस्य स्वयं की तुलना दूसरे समूह के सदस्यों से करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वे जो चाह रहे हैं वह उनके पास नहीं है, परंतु वह दूसरे समूह के पास है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे यह अनुभव करते हैं कि वे दूसरे समूह की तुलना में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यह वंचन और असंतोष की भावना को उत्पन्न करता है, जो कि क्लेश को, द्वंद्व को बढ़ा देता है। दोषारोपण, एक दूसरे पर दोषारोपण। द्वंद्व का एक दूसरा कारण किसी एक पक्ष का यह विश्वास होता है कि एक पक्ष दूसरे से बेहतर है और वे जो कुछ कह रहे हैं उसे होना चाहिए। जब यह नहीं होता है तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। बहुत छोटे से भी मतभेद या विवाद को बढ़ा चढ़ाकर देखने की एक प्रवृत्ति को प्रायः देखा जा सकता है, जिसके कारण द्वंद्व बढ़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य अपने समूह के मानकों का आदर करना चाहता है। फिर है द्वेषपूर्ण आशय। यह भावना कि दूसरा समूह मेरे समूह के मानकों का आदर नहीं करता है और अपकारी या द्वेषपूर्ण आशय के कारण वास्तव में इन मानकों का उल्लंघन करता है। फिर है पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण। पूर्व में की गई किसी क्षति का बदला लेने की इच्छा भी दोष द्वंद्व का कारण बनती है। पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण अधिकांश द्वंद्व के मूल या जड़ में होते हैं। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, वे एवं हम की भावनाएं जो होती है ये पूर्वाग्रही प्रत्यक्षण को ही जन्म देती है। समूह में अधिक प्रतिस्पर्धी भावना का होना, कई बार देखते हैं हम कि अकेले की अपेक्षा समूह में कार्य करते समय लोग अधिक प्रतिस्पर्धी एवं आक्रामक होते हैं। समूह दुर्लभ संसाधनों जैसे भौतिक, जमीन, धन, समाज, आदर, सम्मान, इन चीजों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर आता है प्रत्यक्षित अस्मिता। ये एक कारण है जो व्यक्ति के योगदान के अनुपात में लाभों या प्रतिफलों के वितरण को बताता है। यदि आप अधिक योगदान करते हैं और कम लाभ पाते हैं तो आपको उत्तेजित तथा शोषित होने की संभावना अधिक लगती है। यह हम इस तरह से प्रत्यक्षित अस्मिता को हम देख सकते हैं कि आपका लाभ और आपका योगदान, आपके मित्र का लाभ, आपके मित्र का योगदान। तो यहाँ जब जब असंतुलन की स्थिति होगी, यानी अगर आपने योगदान अधिक किया तो आपको लाभ भी अधिक मिलना चाहिए और आपके मित्र ने अगर योगदान अधिक किया तो उसे अधिक लाभ मिलना चाहिए। यानी कि जिसने जितना योगदान किया उसी अनुपात में उसे लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। समूहों के बीच द्वंद्व अनेक सामाजिक एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ये प्रतिक्रियाएं प्रत्येक पक्ष के आधार को दृढ़ बनाती है, जिसके कारण अंतःसमूह ध्रुवीकरण की उत्पत्ति होती है। इसकी परिणति समान विचारधारा के गठबंधन के रूप में हो सकती है, जिसके कारण दोनों पक्षों में आशंका की वृद्धि होती है, जो मिथ्या धारणा एवं गुणारोपण में परिणत होती है। इसके परिणाम स्वरूप द्वंद्व बढ़ जाता है। इस प्रकार के द्वंद्वों की व्याख्या संरचनात्मक, सामूहिक और वैयक्तिक स्तरों पर की जा सकती है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि संरचनात्मक दशाओं के अंतर्गत निर्धनता की ऊंची दर, आर्थिक सामाजिक स्तरीकरण, असमानता आदि निहित होते हैं। समूह स्तर के कारकों पर सामाजिक अनन्यता सामूहिक संघर्ष को दर्शाते हैं। वैयक्तिक स्तर पर पूर्वाग्रही अभिवृत्तियां, विश्वास एवं व्यक्तित्व की विशेषताएं महत्वपूर्ण निर्धारक होती हैं। अंतर समूह द्वंद्व की परिणति। समूहों के बीच संप्रेषण खराब हो जाता है। समूह एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, जिसके कारण संप्रेषण भंग हो जाता है और यह एक दूसरे के प्रति संदेह को उत्पन्न करता है। दूसरा है समूह अपने मतभेदों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और अपने व्यवहारों को उचित और दूसरे के व्यवहार को अनुचित मानने लगते हैं। फिर आता है तीसरा, प्रत्येक पक्ष अपनी शक्ति एवं वैधता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ छोटे छोटे मुद्दों से बहुत बड़े मुद्दों की ओर जाते हुए द्वंद्व बढ़ने लगता है। एक बार जब द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है तो अनेक दूसरे कारक द्वंद्व को बढ़ाने लगते हैं।
अतः अंतः समूह मत का दृढ़ीकरण, बाह्य समूह की ओर निर्देशित सुस्पष्ट धमकी यानी कि प्रत्येक समूह की अधिकाधिक बदला लेने की प्रवृत्ति और दूसरे पक्षों के द्वारा किसी का पक्ष लेने का निर्णय भी द्वंद्व में वृद्धि करता है। अब हम आते हैं द्वंद्व समाधान की युक्तियों पर। यदि इसे हम जान ले तो द्वंद्व को कम किया जा सकता है। उच्च कोटि लक्ष्यों का निर्धारण। शेरिफ ने बताया कि जब हम सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के खंड में पहले हम देख चुके हैं कि उच्च कोटि के लक्ष्यों का निर्धारण करके अंतर समूह द्वंद्व को कम किया जा सकता है। एक उच्च कोटि लक्ष्य दोनों ही पक्षों के परस्पर हितकारी होता है, अतः दोनों समूह सहयोगी रूप में कार्य करते हैं। अनुनय, शैक्षिक तथा मीडिया अपील और समूहों का समाज में भिन्न रूप से निरूपण इत्यादि के माध्यम से भी प्रत्यक्षण एवं प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करने के द्वारा द्वंद्व में कमी लाई जा सकती है। यह प्रत्यक्षण में परिवर्तन करने को दर्शाता है। प्रारंभ से ही दूसरे के प्रति सहानुभूति को प्रोत्साहित करना भी सिखाया जाना चाहिए। अंतर समूह संपर्क को बढ़ावा देना। समूहों के बीच संपर्क को बढ़ाने से सामुदायिक परियोजनाएं, गतिविधियां, द्वंद्व में उलझे समूह को तटस्थ मुद्दों या विचारों में संलग्न करा के द्वंद्व को कम किया जा सकता है। इसमें समूहों को एक साथ लाने की योजना होती है, जिससे कि वे एक दूसरे की विचारधाराओं को अधिक अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन संपर्क के सफल होने के लिए उनका बनाए रखना आवश्यक होता है, जिसका अर्थ है कि संपर्कों का समर्थन एक समय अवधि तक ही किया जाना चाहिए। फिर आता है समूह की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। समूह की सीमाओं के पुनर्निर्धारण को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरी प्रविधि के रूप में सुझाया गया है। यह ऐसी दशाओं को उत्पन्न किया जाता है जिसमें समूह की सीमाओं को पुनः परिभाषित किया जाता है। समूह स्वयं को एक उभयनिष्ठ समूह से जुड़ा हुआ अनुभव करने लगता है। फिर आता है समझौता वार्ता। समझौता वार्ता किसी तृतीय पक्ष के हस्तक्षेप के द्वारा भी द्वंद्व का समाधान होता है। प्रतिस्पर्धी समूह द्वंद्व का समाधान परस्पर स्वीकार्य हल को ढूंढने का प्रयास करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए समझ और विश्वास की जरूरत होती है। कई बार समझौता वार्ता जब होती है तो द्वंद्व दूर नहीं हो पाता। ऐसे समय में किसी तृतीय पक्ष द्वारा मध्यस्थता या की जाती है, तो दोनों ही पक्षों के मुद्दों पर बहस को देखते हैं और एक स्वैच्छिक समझौता तक पहुंचने में जो मध्यस्थ होते हैं वो सहायता करते हैं। संरचनात्मक समाधान। न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सामाजिक संसाधनों का पुनर्वितरण करके भी द्वंद्व को कम किया जा सकता है। समानता की कमी, आवश्यकता का अधिक होना तथा समता का न होना, ये सभी द्वंद्व का कारण होते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करके द्वंद्व की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। दूसरे समूह के मानकों का आदर करना। अब चूंकि हमारा देश बहुविध समाज है, तो यहाँ अलग अलग तरह के सामाजिक और समूह हैं, इनके अलग अलग मानक हैं और हम अक्सर देखते हैं कि एक समूह अपने मानक के प्रति कठोर होते हैं और दूसरों के प्रति अनुदार होते हैं। इस वजह से क्लेश पैदा होता है, द्वंद्व पैदा होता है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा हिंसक स्वरूप धारण कर लेता है। तो हम दूसरे के समूह के मानकों का अगर आदर करेंगे तो द्वंद्व उत्पन्न होने की संभावना खत्म हो जाती है। निम्न में से कौन अंतर समूह द्वंद्व का कारण नहीं है? निम्न में से किन स्तरों पर अंतर समूह द्वंद्व की व्याख्या नहीं होती? द्वंद्व समाधान युक्तियों में से निम्न में से कौन एक कारण नहीं है? तो ये थी हमारा सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम अध्याय की अंतिम कड़ी या अंतिम भाग। इसमें हमने कई प्रयोगों की चर्चा की है। इन प्रयोगों पर एक बार में थोड़ी सी परेशानी आएगी समझने में, तो आप वीडियो को सुनेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसे बार बार देखेंगे भी। जब 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे प्रयोग और ये प्रयोग क्या कहना चाहते हैं ये आपकी समझ में आ जाएगा। और तब यह कड़ी अब आज समाप्त होती है। ये हम 8वें अध्याय को लेकर जल्द ही आपके पास आएंगे। तब तक हमें दीजिए विदा।